हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स। माई सेल्फ मंगल पांडे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो देखो ये क्या है कि हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़े, स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़े। उसमें क्या होता है कि कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग बाकी जो भी पैरामीटर निकालना होगा निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलो, वेलोसिटी बोलो, जो भी होगा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल सिस्टम रहा, वेरिएबल एक्सेलरेटेड रहा तो उसके लिए भी। तो सिमिलर चीज हम लोग टू डायमेंशन में जब काम करते हैं तो ये काम हम लोग यहाँ पे भी सेपरेटली इंडिविजुअल एक्सेस पे कर सकते हैं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर एक्सेस ले रहे हैं। और परपेंडिकुलर एक्सेस लेने पे एडवांटेज ये मिलता है कि एक परपेंडिकुलर एक्सेस पे जो भी पैरामीटर है उसका इफेक्ट दूसरे परपेंडिकुलर एक्सेस पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो हर परपेंडिकुलर एक्सेस एक दूसरे से इंडिविजुअल हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिविजुअल एक्सेस पे काम करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ पे जनरली पढ़ते हैं, जैसे खास करके सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम जब सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ाएंगे तो एक ही साथ कर लेंगे, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों। अभी यहाँ पे काइनेमेटिक्स अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल एक अलग रहेगा, बाकी नॉर्मल वेक्टर से हम लोग कुछ प्लेन का इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, उसे इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी डिफरेंट सिचुएशन मिल सकता है जो कि एक प्लेन मोशन को डिस्क्राइब करे, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, सब इस पे होगा। और अगर जहां पे हम लोग को सिस्टम लगे कि दो इंडिविजुअल एक्सेस पे सॉल्व करना ज्यादा आसान है तो वो बेहतर होता है, उससे ही सॉल्व कर लेंगे। जहां पे हम लोग को लगेगा कि नहीं एज ए इंडिविजुअल हम लोग कर सकते हैं, तो मीन्स एज ए होल कर सकते हैं, तो एज ए होल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है वेक्टर को समझना। 1D में हम लोग को वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी। वजह यह है कि वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन होता है, एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम लोग टू डायमेंशन में चलते हैं यानी एक प्लेन पे चलते हैं तो हम लोग को वेक्टर जरूरी है। ठीक है, तो वेक्टर का सेंस ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी जो है फिजिक्स में वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेक्टर का सेंस इंपॉर्टेंट है, उसको समझना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वेक्टर में दिक्कत होता है या कंफ्यूजन कंटिन्यूअस है। तो वजह क्या है ये पता नहीं कि क्या दिक्कत रहता नहीं दिक्कत रहता, या तुम वेक्टर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा उलझते हो तो उतना मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं पड़ता। वेक्टर का सेंस इंपॉर्टेंट, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बोले कि यहां से 5 मीटर दूरी पर है, तो ये 5 मीटर सिंपल बोल देने से उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाना संभव नहीं है। अगर मेरे से कोई 5 मीटर दूरी पर है तो 5 मीटर दूरी पूरे सर्कल में कहीं पर भी हो सकता है। एग्जैक्ट डायरेक्शन जब तक नहीं बताएंगे तो उसका स्पेसिफिक पोजीशन बता पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि दो परपेंडिकुलर एक्सेस लिए और इसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया। मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है, तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ दूरी पर हो और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ दूरी पर है। तो इसका हम लोग पॉइंट जैसे डिनोट करते हैं, मान लो कि ये 2 और ये 5 कर देते हैं, तो 2,5 कर देते हैं। यानी कि 2 मीटर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और 5 वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर तुम यहां से देखोगे, ये तो ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर कहां रहता है? ओरिजिन पे। ऑब्जर्वर जो होता है वो ओरिजिन पे रहता है और वो उसको देख रहा होता है। तो जैसे ये इसको देखेगा तो ये इसको इस डायरेक्शन पे देखेगा, एक स्पेसिफिक एंगल होगा उसका, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर बनता है। देखो, सारा वेक्टर का डिफिनेशन हम वगैरह नहीं बताएंगे, उसमें कुछ है नहीं अलग सा, लेकिन जो जो जरूरी है, जो समझते हैं हम लोग बार बार यूज करते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इस पोजीशन से, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कुछ एक दूरी और ट्रेवल कर जाए। मान लो ऑब्जेक्ट यहां से कुछ चल गया 2 मीटर और अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग 2 मीटर और चला गया। ठीक है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है कि कुछ नेगेटिव में चला गया, मान लो -3 मीटर चल गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये कुछ मान लो कि यहां पे इसका पोजीशन बना। तो ये फाइनल पोजीशन हुआ, ये यहां पे इनिशियल पोजीशन था, यहां से चलना शुरू हुआ और ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ, यहां पे जाकर रुका। तो फाइनल पोजीशन जब देखा जाएगा यहां से, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसका कुछ स्पेसिफिक दूरी होगा, एक डायरेक्शन होगा, और ये क्या हो गया यहां से यहां तक का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एकदम साधारण भाषा में समझो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर और चला जाए तो उसका जो नया पोजीशन होगा वो 15 मीटर का होगा, ऐसे ही बोलते हैं।
ठीक है, जो इनिशियल पोजीशन है वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उनको जोड़ दिया जाए तो फाइनल पोजीशन मिलता है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव ऑर्डर में है तो भी जोड़ेंगे, लेकिन माइनस जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में उल्टा है, तो माइनस खुद से आ जाएगा। तो 10 मीटर है और 5 मीटर नेगेटिव में चल गया, तो 10 प्लस माइनस 5 यानी कि 10 माइनस 5 मीटर हो गया, यानी उसका पोजीशन हो जाएगा 5 मीटर का। तो सिंपल वही यहां पे भी करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था उस पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको जोड़ दिया जाए तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। यानी कि शुरुआत में इसका डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, तो सिंपल ऐसे समझो कि अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ये 2 मीटर शुरुआत पे था, 2 मीटर और चल के चला गया, तो अब इसका पोजीशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया 4 मीटर का। वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में था 5 मीटर का और उसके बाद 3 मीटर नेगेटिव की तरफ चला आया, माइनस 3 मीटर पीछे आया, तो अब इसका पोजीशन हो गया 2 मीटर का। तो ये पॉइंट हो गया, ये 4,2 हो गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो अब इसी को समझो कि अगर हम लोग लिखना चाहें कि ये इनिशियल पोजीशन है आर आई और ये फाइनल पोजीशन आर एस और ये डिस्प्लेसमेंट को मान लो लिखते हैं एस वेक्टर, तो इसको वेक्टोरियली भी हम लोग यही लिख सकते हैं कि आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन आर एफ, है ना। ये कुछ और नहीं, देखो तो ये ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो यही लिखते हैं कि अगर हम लोग दो वेक्टर को बना रहे हो, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे है, यानी एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड है और दूसरा वेक्टर प्लॉट किया है, और जो रिजल्टेंट होगा ये पहले के हेड से लेकर के पहले के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा। सो दिस विल बी द समेशन ऑफ द टू वेक्टर। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि नहीं हम इसको यहां नहीं प्लॉट करके हम यहां प्लॉट कर लें, तो इसी वेक्टर को यहां पे प्लॉट कर लो, ये इक्वालिटी कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये जाएगा आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल। अब यहां पे हम इस वेक्टर को हम यहां पे प्लॉट कर दिए, जो कि पॉसिबल है वेक्टर में करना। वेक्टर में लोग बोलते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन या पैरेलल मूवमेंट, ये हम लोग पॉसिबल है कर सकते हैं। इसको हम पैरेलली सेम मैग्नीट्यूड का कहीं पर भी शिफ्ट करके लाके रख सकते हैं, उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। वेक्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट किधर कर रहा है इसका डायरेक्शन, और दूसरा इसका लेंथ कितना है, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको जब हम यहां प्लॉट करेंगे तो ये वाला वेक्टर जो हो गया ये ए वेक्टर हो गया, आर आई वेक्टर हो गया, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही मिलेगा आर एफ फाइनल, हाँ ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो चाहे तुम ट्रायंगल लॉ बनाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, दोनों में वही केस मिल रहा है, वही चीज मिल रहा है, ठीक है। तो इस दोनों से लॉ से कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल साधारण जोड़ने का तरीका है, बस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जोड़ते हैं। तो इसलिए एक्स को अलग से जोड़ो, वाई को अलग से जोड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वेक्टर जो तुमको कभी कभी सिंपल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में दिया रहा, दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया रहा, तो फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला ऐड करने का लिए क्या हो जाता है, आर एफ का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम लोग लिख सकते हैं आर आई का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस 2RIS cos थीटा होल ओवर अंडर रूट। फिर एंगल भी निकालते हैं, तो ये सब फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं हमको। एंगल निकालने के लिए लिखते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू, अब tan डेल्टा लिख रहे हैं वो a के साथ है कि b के साथ है, ये ध्यान रखना है। जो भी दो वेक्टर ले रहे हो अगर वो b के साथ है तो एक साइन थीटा ऊपर लिखना और नीचे a cos थीटा, यानी कि आ जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। और tan डेल्टा अगर डेल्टा b के साथ एंगल बन रहा है तो हम लोग a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा लिखेंगे। अच्छा b वाला पहले ही बोले, अब a वाला अगर रहा तो फिर a वाला रहा तो फिर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मतलब समझना तुमको, थोड़ा सा अलग से ऐसे लिख देते हैं कि अगर मान लो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इन दोनों का रिजल्टेंट है ये r ही लिखते हैं या कैपिटल R लिख लेते हैं, तो इससे जो एंगल बनता है, ये एंगल ही होता है कि बहुत बार लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा अगर हम अल्फा लिख लिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब ये b के साथ एंगल है तो a को यहां पे लिखना है a sin थीटा, a का कंपोनेंट ब्रेक करना है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। अब अगर अल्फा की जगह ये वाला एंगल रहा, ये एंगल मान लो कि ये बीटा है, तो tan बीटा अगर निकालना रहा तो tan बीटा विल बी इक्वल टू, यहां पे अब a के साथ एंगल है तो इसमें b का कंपोनेंट ब्रेक करो, b sin थीटा अपॉन a प्लस
बी कॉस थीटा। तो ये एंगल के फॉर्मूला में ही थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी रहता है, बट ये भी मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, अदर मेथड से भी। ये कुछ और नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, जब देखोगे तोड़ करके तो बहुत आसान होता है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये इधर ए साइन थीटा परपेंडिकुलर बन जाता है और ये बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो उतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं। तो ये तुमको कुछ याद होना चाहिए। अब हम ये बता रहे हैं कि ये ट्रायंगल लॉ से भी वही दिख रहा है, पैरेललोग्राम से भी वही दिख रहा है। माइनस भी करना रहा तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हम लिख दिए कि ये फाइनल पोजीशन है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और ये पहुंचा है कुछ एक डिस्प्लेसमेंट करने के बाद। तो अगर हम बोले कि कोई एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर है जो कि 5 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट किया तब जाकर के 15 मीटर पे पहुंचा है, तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या रहा होगा। तो फाइनल पोजीशन में हम इनिशियल वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इनिशियल पोजीशन। तो सिमिलर सेंस में हम लोग ये भी यहां कर सकते हैं कि अगर मेरे पास फाइनल वेक्टर है और ये वाला हमको डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो ये माइनस ये करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसी को चेंज कर दो तो ये लिख सकते हैं आर एफ फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट को अगर माइनस करोगे तो हमको ओरिजिनल पोजीशन मिलेगा। सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज वाला बात है कि फाइनल पोजीशन पता है और कितना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो बना है वो पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो विल गेट इनिशियल पोजीशन। अब इसको देखो, यहां पे ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि नहीं, ये फाइनल पोजीशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का हमको माइनस लिखना है। एक टर्म यहां पे और आया, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम रेस्पेक्टिव वेक्टर ले रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव वेक्टर इज रिलेटिव टर्म, ठीक है, वो यूनिवर्सली नेगेटिव नहीं है। तो वो जो भी वेक्टर है उसका नेगेटिव बना रहे हैं, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए। यानी कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, सो दिस विल बिकम माइनस एस वेक्टर। ठीक है, ये इसका उल्टा कर देना है, बस लेंथ वही रहेगा, दिस इज माइनस एस वेक्टर, उसी लेंथ का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखो फिर से ट्रायंगल लॉ चल रहा है, ये प्लस ये विल बी दिस, ट्रायंगल लॉ अगेन दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। जरूरत जहां रहेगा वैसा प्लॉट करेंगे, दोनों का कुछ सिग्निफिकेंस है वो बताएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं इसका। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में से कब किसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब कैसा यूज करेंगे। देखो क्या है कि दोनों तुमको डायग्राम के मेथड से ही बहुत बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, मींस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुमको थोड़ा सा बात बता रहे हैं, वो ध्यान रखना कि ट्रायंगल लॉ तब बनाते हैं जब हम लोग को साइड्स का मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट are compared, use triangle law। समझ रहे हो कि जब तुमको मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन करना हो, मींस वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स दिया हो, रिजल्टेंट दिया हो, इनका कंपैरिजन से कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करो, तब ट्रायंगल बन जाएगा, क्लोज ट्रायंगल बनेगा, तो उसमें हम लोग को कंपेयर करना आसान होगा। जब हम लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे कंपेयर करना हो, when addition and subtraction of two vectors are compared, use parallelogram law। मतलब कि दो वेक्टर्स का सम और डिवीजन दिया हुआ है, सम और डिफरेंस दिया हुआ, तो वैसे केस में पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे तो आसानी से बनेगा। जैसे कि सिंपल बताते हैं कि ये खास क्यों हो जाता है कि अगर दो वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी अगर पूछेंगे तो ये डायगोनल बनता है पैरेललोग्राम का, दिस डायगोनल गिव्स ए प्लस बी, और a माइनस बी का अगर बात करेंगे सो दिस विल बी दिस वेक्टर, दिस इज a माइनस बी।
बी माइनस ए करेंगे तो उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, और कुछ नहीं। तो हमको क्या मेनली दिखा कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर द टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये दोनों डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स को कंपेयर करना आसान है। बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, डायगोनल के बारे में हम लोग को आइडिया रहता है। जैसे रेक्टेंगल होगा तो दोनों डायगोनल्स में क्या कंपैरिजन है कि दोनों डायगोनल सेम लेंथ का होता है। रेक्टेंगल में होता है ना सेम लेंथ का। रोम्बस होगा तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। ओके, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का जो स्पेशल केस है, एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया रोम्बस, और इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा वो हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होगा और इक्वल भी होगा। रेक्टेंगल है तो इक्वल होगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड का ए और बी नहीं है तो इक्वल जरूर होगा डायगोनल्स, बट परपेंडिकुलर नहीं होगा। और रोम्बस है यानी कि ए और बी दोनों सेम लेंथ का है तो रोम्बस बनाएगा। तो रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है यानी कि सम एंड डिफरेंस विल बी इक्वल। तो इन दो पे सवाल बहुत बार आया है, तुमको बस सिंपल यही जानना है कि अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये एक सिचुएशन है। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर रोम्बस बनाएगा। रोम्बस विल फॉर्म, और रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो डायगोनल्स है वो एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है। तो इन दोनों के बारे में हमको क्लियर आइडिया हो गया कि a प्लस बी एंड a माइनस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, बहुत आसान है अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो, ठीक है। और अगर हम बोले कि इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, a और b दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो वैसे केस में, और मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू b, और यहां पे भी लिख सकते थे कि a इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, तो वैसे केस में भी हम लोग, अगर ऐसा केस बन रहा है तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल देगा। रेक्टेंगल देने पे क्या होता है, दोनों डायगोनल्स का लेंथ बराबर होता है। इट विल गिव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ बराबर होता है यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बराबर होगा। यानी कि सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर बोला जा रहा है, इसका मतलब क्लियर हो जाएंगे कि a और b आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये दो तुमको प्रॉपर्टीज है जो तुमको बहुत बार क्वेश्चन में आया है। घुमा फिरा के इसी सेंस को कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन, घूम करके अगर तुमको यही बात दिख रहा है तो ये क्लियर कर सकता है। अगर दोनों ही प्रॉपर्टी हो तो स्क्वायर बन जाएगा कि अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर भी है और साथ ही साथ a इज परपेंडिकुलर टू b है, तो ऐसे केस में स्क्वायर फॉर्म करेगा। और स्क्वायर फॉर्म करता है तो क्या होगा, दोनों ही चीज फॉलो अप होगा, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो वो केस इन दोनों का एक्सेप्शनल केस है। ओके, तो ये नॉर्मल जब पैरेललोग्राम लॉ मिलेगा तो इस पे बनाएंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में, देखने के लिए देख सकते हो। हमको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा देखें ट्रायंगल लॉ पे भी कुछ करना है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ को कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो क्या बोले कि जब तुमको साइड्स के बारे में, मींस वेक्टर्स के बारे में रिलेशन हो, उसके मैग्नीट्यूड का और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इनके बारे में अगर आइडिया हो तो हम लोग एक पॉलीगॉन बना सकते हैं, यानी एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो उस ट्रायंगल से हम लोग को फिर कोई भी चीज पैरामीटर एंगल निकालना हो किसी के बीच का, या इस ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ तब यूज करते हैं जब हम लोग को साइड्स के मैग्नीट्यूड का रिलेशन गिवन हो। ओके, और इसी पे हम लोग पॉलीगॉन लॉ में भी आ सकते हैं कि अगर ऐसे ही मल्टीपल रहा तो उस पे भी कर सकते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आया रखा है, जैसे चलो एक क्वेश्चन देखें। दिस इज यस, इफ a plus b is equal to magnitude of a plus b is equal to magnitude of a plus magnitude of b, then angle between a and b is। तो देखो इस पे कुछ और चीज बता देते हैं, इसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी समझ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b is equal to magnitude of a plus magnitude of b। तो ये आसान सा चीज है, इसको ध्यान रखना। ये कब आता है, ये ऐसा कब हो सकता है कि a plus b और ये इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर कब हो सकता है? तो अगर तुम समझो कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ये है, ये है ए और ये है बी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ दिस विल बी ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ से हमेशा छोटा मिलेगा अगर ये ट्रायंगल बनता है। तो जब भी ये ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हमको यही दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये ट्रायंगल का सिंपल प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक साइड लेंथ बाकी दोनों साइड के सम से कम होता है। ये तब होगा जब ए एंड बी आर नॉट पैरेलल। अगर यही दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए ए और बी, कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के लेंथ के बराबर का होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है तो दोनों इफेक्ट एड अप हो जाएगा और नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ सकते हो। अगर 2i + 4i बोलेंगे तो 6i होता है। इसमें कोई अदर कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही अगर तुमको ऐसा भी रह सकता है कि मान लो माइनस भी कर दिया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तब होगा कि जब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये ए है, ये बी है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला पॉसिबल होगा जब ए और बी एंटी पैरेलल होगा, है ना। और ये कब होगा? a प्लस बी व्हेन a एंड b विल बी पैरेलल। जब a और b एक ही डायरेक्शन पर हो, पैरेलल हो, तो मैग्नीट्यूड ऐसा बन सकता है, सिंपल ऐड हो जाएगा अलजेब्रा से। और एंटी पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, एक और ठीक उसके नेगेटिव डायरेक्शन पर है, तो इन दोनों का जो एडिशन से आएगा दिस विल बी दिस वेक्टर a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, है ना। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उल्टा है, तो जब तुम प्लस बी करोगे तो भी ये सब्सट्रैक्ट ही होगा। माइनस कर दोगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस बी जैसे लिख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तब फिर ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस पे भी एक क्वेश्चन ऐसा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन था कि a का मैग्नीट्यूड दिया, मान लो कि कुछ भी हम ले लेते हैं 10 मीटर का, कोई एक वेक्टर है, b का मैग्नीट्यूड है कुछ और ऐसा ले लेते हैं 4 मीटर का। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द वेक्टर कैन पॉसिबली बी द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। मतलब सिंपल समझो कि तुमको 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि a और b का रिजल्टेंट इनमें से कौन हो सकता है। तुमको वेक्टर के बारे में डायरेक्शन का आइडिया, ना कोई भी चीज आइडिया, सिर्फ और सिर्फ क्या आइडिया है कि मैग्नीट्यूड पता है हमको, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। ये क्वेश्चन आया रखा है, लेकिन बहुत सिंपल सा सेंस है इसमें कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि इनमें से कौन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोले कि क्या 15 मीटर का हो सकता है, 15 मीटर का, तो बिल्कुल नहीं। यही बात समझना है कि a प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का मिल करके एक नया वेक्टर बनेगा, उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? 10 और 4 14 हो सकता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन पे काम करें तो मैक्सिमम एक दूसरे को मैक्सिमाइज कर सकता है, सो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। और जब एंटी पैरेलल काम करेगा तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। तो ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता है। अगर 10 और 4 माइनस करो तो बचा 6, तो ये भी बोल सकता है कि ये क्या 5 मीटर का हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर कोई एक ऑप्शन हो जो कि बीच में हो 6 से 14 के बीच में, तो डेफिनेटली मान लो कि ये 12 है, तो ये पॉसिबल है। यानी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तुमको डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है, तो ये मैक्सिमम 14 मीटर का हो सकता है और मिनिमम 6 मीटर का हो सकता है। सो इसी के रेंज में मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा साधारण सा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट।
तो देखो इस पे जो हम लोग ट्रायंगल लॉ में किए वही चीज पॉलीगॉन लॉ में भी फॉलो अप कर सकते हैं, यानी कि दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हो और उनके रिजल्टेंट का कंपैरिजन करना हो या कुछ, तो पॉलीगॉन लॉ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम लोग ट्रायंगल देखे वैसे ही बता रहे हैं कि अगर पॉलीगॉन बन रहा हो, मान लो कि ढेर सारा वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई, एफ, ऐसा कुछ वेक्टर, कुछ का डायरेक्शन हो सकता है कि ऑपोजिट हो, बाकी सब ऐसा ही हो, और एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहा है। ठीक है, ये दो वेक्टर हमको दिख रहा है क्या, ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, एक इधर में और एक इधर में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझना सिंपल कि ये सब क्लॉकवाइज है। देखो तो ये सभी का सभी वेक्टर क्लॉकवाइज है और ये दोनों वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लोज पॉलीगॉन लॉ याद होगा कि अगर सभी वेक्टर मिलकर के क्लोज पॉलीगॉन बनता है तो सभी वेक्टर का समेशन 0 होता है। क्लोज पॉलीगॉन का सेंस समझना है। पॉलीगॉन लॉ जो हम लोग जब प्लॉट करते हैं तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा बात है, उनको ध्यान रखना है। पॉलीगॉन जब बनाते हैं तो बात क्या है कि हेड बाय टेल ज्वाइन करके हमको पॉलीगॉन बनाना है, बट ये पॉलीगॉन है नहीं, क्योंकि यहां पे ये दो वेक्टर हेड बाय टेल ज्वाइनिंग पे नहीं है, इसका हेड और इसका हेड ज्वाइन कर गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन तुम बोलोगे कि इन सबका समेशन 0 है, तो दैट इज नॉट 0, दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग जैसे मान लो हम सब वेक्टर का नाम दे देते हैं, मान लो ये वेक्टर है ए, ये बी, ये सी, डी, ई एंड एफ। अब अगर समझो कि यही ई और एफ के जगह ठीक इनका नेगेटिव वेक्टर रहता, ये रहता माइनस ई वेक्टर, और इसके जगह ये रहता माइनस डी वेक्टर, तो अब ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बन सकता है। यानी कि ऐसा रहता, सो वी कैन राइट इट कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और भी है एफ प्लस एफ विल बी 0। तो यहां पे डी और ई गया, डी और ई में हम लोग माइनस डी और माइनस ई लगा सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ये सभी वेक्टर जोड़ करके 0 नहीं हो रहा है, ये क्लोज पॉलीगॉन नहीं बना रहा है। लेकिन डी का और ई का नेगेटिव वेक्टर ले लो तो क्लोज पॉलीगॉन बनता है। यानी कि अगर तुमको ऐसा कहीं सिचुएशन रखा है तो वी कैन राइट इट कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही ट्रायंगल लॉ में भी हम लोग करते हैं। ट्रायंगल लॉ में भी अगर मान लो कि ऐसा है, ठीक है, तो देखो ये दो वेक्टर इधर जा रहा है और ये तीसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट वगैरह का बात नहीं है, ए बी और सी है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, या सी को दूसरे साइड लेके चले जाओ तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, या तीनों अगर एक ही डायरेक्शन पर हो, ये भी इधर है और इधर है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सब कहां से आ रहा है, ये सब क्लोज पॉलीगॉन लॉ से आ रहा है। पॉलीगॉन में क्लियर बात है कि जब क्लोज पॉलीगॉन बन जाता है तो कुछ रिजल्टेंट नहीं बनता है ना, तो ये तीनों मिलकर के भी क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगॉन। ओके, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग को वेक्टर्स को कंपेयर करना हो। 3 वेक्टर है, अब जैसे इसी में हम लोग बोल देते हैं ए और बी का रिजल्टेंट है सी, क्योंकि ए प्लस बी इज सी। बट अगर तुमको बोले कि 3 वेक्टर है जो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसमें भी हम लोग ये ए बी सी के बारे में लिख सकते हैं, दैट इज पॉलीगॉन लॉ। ओके, तीन सब पे कुछ क्वेश्चंस कभी आया रखा है, जैसे एक क्वेश्चन है तुमको दिखाते हैं। यहां बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3 4 एंड 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ चीज ध्यान रखना चाहिए कि 3 4 5 उल्टा लिख दिया क्या, ये ज्यादा दिख रहा है, जिसको 4 ले लेते हैं, ये 3, कि 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड है 3 4 एंड 5, और ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का सेंस कहां से आया, क्योंकि बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, यानी कि ये क्लोज पॉलीगॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो a, अब यूनिट्स में मैग्नीट्यूड में क्या है कि a का यूनिट 3, b का 4 मैग्नीट्यूड एंड c का 5। a इज 3, दिस इज वेक्टर a, b इज 4, दिस इज वेक्टर b एंड c इज 5। तो c को उल्टा कर देते हैं, ये दोनों इस डायरेक्शन पे रखें तो इसको उल्टे डायरेक्शन पे रखें,
डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉलीगॉन में घुमाओगे तो वेक्टर्स किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव रखना वो देख सकते हो। तो अब मेरा ये लॉस सेट कर रहा है कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा, ये तुमको देख करके ये डायग्राम बनाना है। और साथ ही साथ अगर ये साइड्स का रेशियो तुमको याद रहे कि ये राइट एंगल बनता है तो काम आसान हो गया। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये बीच का एंगल हो गया। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, कभी कभी थोड़ा और कंफ्यूजन करता है कि जैसे बोला कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये तीनों बराबर है। जैसे कि इसी पे हम एक और क्वेश्चन कर दें कि अगर बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसको लैंग्वेज में भी लोग लिखा रहता है, कुछ क्वेश्चन दिखा होगा ये वाला कि देयर आर टू इक्वल वेक्टर्स या वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and their resultant is also of the same magnitude as the component vectors. They are the component vectors, इनसे ये resultant बना और इसके resultant का magnitude भी इनके बराबर ही है। So in that case what will be angle between these two vectors? A and B के बीच में क्या angle होगा? तो जैसे आपको ये दिख रहा है A B और A plus B, तो ये क्या है, ये एक equilateral triangle बना रहा है। This is A, this is B, so this is A plus B। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों इक्वल है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का। लेकिन ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो यहां पर ए एंड बी एंड दिस, तो ए और बी के बीच का एंगल यहां पर पूछ रहा है, तो यहां पर 60 डिग्री नहीं होगा, यहां पे 90 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है। एंगल का डेफिनेशन अगर ध्यान रखोगे तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग तब पता कर पाते हैं जब दो वेक्टर को टेल बाय टेल ज्वाइन किया जाता है। मींस एंगल्स ऑफ मिनिमम एंगल या स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बाय द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग देयर टेल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? व्हेन द टू वेक्टर्स आर प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग देयर टेल्स, द मिनिमम एंगल, अगर टेल से ज्वाइन करते हो तो दो एंगल क्रॉसपॉन्ड करता है, एक ये मिनिमम वाला हो गया, एक ये मैक्सिमम वाला हो गया। तो ये मिनिमम वाला जो छोटा वाला बनेगा, स्मॉलर वाला, तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। लेकिन अगर हेड बाय टेल ज्वाइनिंग होगा तो ये एंगल नहीं होगा, तब फिर ये एक्सटर्नल एंगल देखना होता है, तब फिर इसको एक्सटेंड कर दोगे तो एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा। तो यहां पर अगर पूछा जाए तो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी विच इज 120 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर भी आके लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ी होता है, इसलिए ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज बहुत बेसिक है। ओके, तो आगे मूव करते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब प्रोडक्ट पे देखेंगे तो वेक्टर पे हम लोग को प्रोडक्ट भी करना है, यानी कि दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर में है तो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने का अलग थ्योरी है। वेक्टर में हम लोग सिंपल प्रोडक्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। इसमें दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, डॉट एंड क्रॉस। जैसे कि हम लोग नॉर्मली ये अपना आदत भी होता है, लिखने वक्त हम लोग लिखते हैं ना 2 into 3 into 5 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला साइन ना दे करके हम लोग डॉट्स भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये कॉमन सेंस बन जाता है कि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई। लेकिन यही वेक्टर में दोनों का मतलब मल्टीप्लाई जरूर है लेकिन अलग अलग है। डॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस रख के मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट और दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होने का मतलब है इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे जो रिजल्ट आता है स्केलर नहीं वेक्टर हो गया। तो वेक्टर होगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, जिसके डायरेक्शन के लिए 3 रूल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ये वाला यूज करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ये मेनली तुम पढ़ते हो जब करंट वाला में कि करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें फोर्स क्या लगता है, तो आई एल क्रॉस बी लिखते हैं। तो करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं है तो इसलिए हम लोग एल लिखते हैं, आई एल क्रॉस बी या आई डी एल क्रॉस बी। तो करंट पहले में आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में आ गया, तो ये फोर्स आ गया। यानी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये इस पे फोर्स लगेगा। या अगर हम लोग बात करें कि कोई एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पे फोर्स क्या लगेगा, तो क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो जहां जहां भी क्रॉस दिखेगा वो सब जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड थंब रूल और एक स्क्रू रूल।
जैसे कि ये वाला जो है ये स्क्रू रूल को फॉलो नहीं करता है, ये बहुत कोई जानते हो कि मार्कर देखे होगे तो ये स्क्रू के ऑपोजिट होता है। स्क्रू का जनरल सेंस क्या होता है कि ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा यानी खुलता है, और ऐसे घुमाओगे तो ये नीचे जाता है, बंद होता है। तो अगर तुम ऐसे समझो कि इसको ऐसे घुमाए तो थंब किधर दे रहा है, डाउनवर्ड नीचे जाना है, और इसको अगर ऐसे घुमाओ तो थंब किधर दे रहा है, ऊपर यानी ऊपर जाएगा। तो अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे रोटेट करेंगे तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ। ये उल्टा होता है। उल्टा इसलिए बनाया था कि ये थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा भी अगर आकर के इसको खोल ना दे गलती से, लिक्विड इसमें से निकल सकता है बाहर। तो ऐसे बहुत जगह केसेस बनता है जहां पे हमको लगता है कि ऐसे नहीं हो, जैसे कि तुम अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में चले जाओ तो वहां पे भी ऑक्सीजन का बल्ब लगा रहता है, तो ऐसे अगर तुम भी बैठे हो तो हर कोई खुरापात होता है कि उस बल्ब को हो सकता है घुमाने की कोशिश करें, खुल जाए, तो खुलेगा तो ऑक्सीजन निकलने लग सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम अगर बच्चे जो कि इमेच्योर हैं वो काम कर सकते हैं, तो इसलिए उनका स्क्रू रूल को उल्टा कर दिया जाता है। तो तुम खोलने की कोशिश करते रहोगे बल्कि और तुम उसको टाइट कर रहे होगे, है ना। तो ये खास करके ऐसे जगह यूज किया जाता है जहां पे नॉर्मल हम लोग लॉस के अगेंस्ट काम करना पड़े कुछ वजह से, ठीक है। बट बाकी जगह हम लोग इन तीनों भी यूज कर सकते हैं, स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स रूल। तीनों में से कोई भी जिसपे तुम कंफर्टेबल हो उसी को यूज करो, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा जानना जरूरी है। अब इसके डायरेक्शन का मतलब ये इस जो भी आता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और इसमें सबसे जो भी रोटेशनल डायनामिक्स का टर्म्स है वो सब इसमें आता है खास करके, क्योंकि सब एक्सिस पे काम करने वाला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी एक्सियल वेक्टर्स है, सभी क्रॉस प्रोडक्ट से बन के आता है। सभी को एक एक करके देखेंगे भी जब रोटेशनल डायनामिक्स करेंगे तो सभी का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। हम लोग देखो ऐसे लिख भी देते हैं कि V इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। V आर ओमेगा होता है ना, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर। तो ऐसा लिख तो देते हैं लेकिन ये लिखना एक्चुअली गलत है, क्योंकि वो अगर हम लोग लिख रहे हैं V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर तो हमको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि वो V टेंजेंशियल है, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी को ओमेगा से कोई मतलब नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी उससे मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन तुम अगर लिखो ये आता कहां से तुमको याद हो तो हम लोग लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी, यानी लीनियर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो वहां से तुम वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ढूंढ सकते हो। वहां पे देखोगे कि ओमेगा बन के आएगा वेलोसिटी और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस तुमको दिखेगा कि जो एक्सियल वेक्टर वो क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। हम लोग उल्टा करके भी लिख देते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा भी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर मैग्नीट्यूड का सेंस रखना पड़ता है, ठीक है। खैर जो भी, तो इसमें बहुत सारा तुमको वेक्टर्स मिलेगा जो कि एक्सिस पे काम कर रहा होगा, दे आर एक्सियल वेक्टर्स एंड दे कम्स फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में जैसे कि वर्क हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया, ये वर्क मिलता है। वर्क का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। वर्क का डायरेक्शन क्या मतलब होगा कि हम 500 जूल का काम किए हैं छत के तरफ या जमीन के तरफ, ऐसा थोड़ी होता है। 500 जूल का काम किए हैं, 500 जूल का काम किए, उसके रेस्पेक्टिवली जो भी मेरा कैलोरी बर्न होगा वो हो गया, ठीक है। अब कितना कैलोरी बर्न किया वो भी कोई डायरेक्शन थोड़े है, किसका किस डायरेक्शन में कैलोरी बर्न हुआ, तो ये सबसे कोई मतलब नहीं। तो जहां पे डायरेक्शन से कोई सेंस नहीं रह जाता, यानी कि जो फाइनल वेक्टर बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है, वो डायरेक्शन के सेंस से इंडिपेंडेंट है, सो वहां पे डॉट प्रोडक्ट से वो बना होगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा वो एक डायरेक्शन के साथ बनेगा, यानी कि जो क्वांटिटी बनेगा रिजल्टेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक ये बनता है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक्स प्लस जो हमको यूज करना है वो देखो। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर तुमको दोनों के मैग्नीट्यूड और एंगल के बारे में नॉलेज है तो ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। या इसको अगर आप समझो तो ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बी कॉस थीटा हो चाहे ए कॉस थीटा हो, यानी कि बी कॉस थीटा बोलने का मतलब है कि बी का ये कंपोनेंट, बी को अगर इधर ब्रेक करो तो बी का दो कंपोनेंट बन सकता है, थोड़ा छोटा कर देता है। मान लो ये बी वेक्टर है, तो बी को अगर हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दिस इज बी साइन थीटा एंड दिस इज बी कॉस थीटा, और ये ए है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो ए के अलोंग है,
या यही चीज कह सकते हो कि बी और ए का कंपोनेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो उस वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो इनका प्रोडक्ट से हम लोग बता सकते हैं। अब इससे हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से कि ये भाई बी कॉस थीटा जो है ये एक्चुअली कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट को भी निकालने में हेल्प करता है और साथ ही साथ एंगल निकालने में भी हेल्प करता है। तो इसमें मेनली तुम दो डॉट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए और दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी एक्सिस। तो दो इसका यूटिलाइजेशन है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट काम करेगा वो पता करने के लिए भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि हम लोग जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज, और यहां पे एक डायरेक्शन आता है वो आर के लिए हम लोग डायरेक्शन का 3 रूल जो उसको यूज कर सकते हैं। बट मैग्नीट्यूड वाइज बात करो तो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो वहां पर भी हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि उससे भी हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग एंगल निकालने के लिए डॉट को ही यूज करते हैं। उसको यूज करना बेवकूफी का काम है, ठीक है। तो इस पे कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहा कि डॉट प्रोडक्ट बताओ क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, लेकिन इसका मल्टीपल एप्लीकेशन है। बहुत जगह क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से हमको नया नया फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है, तो इसलिए बहुत सारे चैप्टर्स में तुमको ये दिखेगा। जैसे कि चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्यू वी क्रॉस बी, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स पूछेगा आई एल क्रॉस बी, टॉर्क कहीं पे निकालने पूछेगा तो आर क्रॉस एफ, है ना। तो सब जगह क्रॉस प्रोडक्ट करने का जरूरत पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग वो डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और उससे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये बात बताते हैं कि कहां पे डायरेक्ट कर सकते हो, कहां डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि इसी की वजह से लोग इससे चिढ़ जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा रहता नहीं, मेडिकल में खास करके ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करना भी रहा तो कोई बहुत लेंथी काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम उसमें भी दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन करके, ठीक है। तो कुछ हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, छोटा छोटा बेसिक सा, कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि डॉट और क्रॉस करते कैसे थे। ऐसे देखो, इसमें क्या है कि डॉट और क्रॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि डॉट प्रोडक्ट करके बताओ क्रॉस करके बताओ, ये मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है तुम्हारा। बट बहुत सारे टॉपिक से, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जहां डॉट और क्रॉस से हमको रिजल्ट मिलता है, तो वहां बिना बताए भी तुमको पता होगा कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है कि क्रॉस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्क डन करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा कुछ रहा कि इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, ही रख लेते हैं 10 मीटर, and total work done by the force is 80 Newton. Find angle between force and displacement. देखो साधारण सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कर दिया हम। मींस ऐसे तुमको सिंपल एंगल पूछ सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दिए। बोल रहा है क्या कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का और कोई एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में काम आया और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का, ठीक है। लेकिन वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है कि 10 और 2 100 हो गया। यहां पे हमको वर्क डन दिख रहा है, सॉरी 80 जूल, वर्क डन जो है वो 80 जूल का हो रहा है, 100 जूल का नहीं हो रहा है। तो बोलो बताना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा। अगर 100 जूल का हो रहा है तो इसका मतलब जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉस 0 आ गया थीटा। लेकिन यहां पर देखोगे, मान लो कि ये फोर्स है इधर और ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, ठीक है। इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा,
ओके, तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो यही बात पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है, एफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एस का मैग्नीट्यूड भी दिया है, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से क्या बनता है, वर्क, उसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ये है 80 जूल का, और फोर्स है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर का, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, यानी कितना हो गया, 8/10 4/5। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। अगर किसी को याद हो या नहीं भी याद होता तो ये तुरंत में ट्रायंगल बनाओगे 3 4 5 का, ठीक है। कॉस थीटा है यानी कि बेस ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो थीटा कितना होगा, जब सामने वाला साइड छोटा है तो ये 37 डिग्री का हो गया, यानी ये कितना हो गया, 37 डिग्री का। बाकी क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो ऐसे तुमको एंगल डायरेक्टली वेक्टर प्लॉट करके नहीं बोला कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट इतना आ रहा है, तो बताओ एंगल कितना होगा, वो नहीं बोला जो हम लोग पहले बता रहे थे। लेकिन हमको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो इनका डॉट प्रोडक्ट से वर्क मिलता है, यानी कि हमको इनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है और इन दोनों फोर्स का, इन दोनों वेक्टर्स का अलग से मैग्नीट्यूड मिला हुआ है, तो ये कॉस थीटा निकाला जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, क्रॉस पे देख लें, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देख लें, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड को यूज करते हैं या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो हम ये दोनों मेथड बताते हैं कब कहां कैसे यूज करना है। अगर तुमको ऐसा कोई वेक्टर्स दिख रहा हो जिसमें सारा कंपोनेंट्स है, ए का भी देखो तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट है, बी का भी तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट है, तो डिटरमिनेंट मेथड ही फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स छूट सकता है अगर हम लोग इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं हो, इसीलिए हम लोग डिटरमिनेंट पे आएंगे। तो जैसे कि पहले वाले को अगर सॉल्व करोगे तो ए क्रॉस बी करना है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आई जे के, फिर पहला वेक्टर 2 3 1, पहले वेक्टर का कंपोनेंट्स, फिर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट 1 1 -1, दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। एक बार याद कराने के लिए करा रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर क्या करें, आई को रहने दिए, अब इसका को फैक्टर होता है ये, यानी कि 3 × -1 -3, -1 × 1 -1, फिर -j, प्लस माइनस प्लस में चलता है, -j, अब इसको बीच में और इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो गया, 2 1 1 -1, यानी 2 × -1 -2, -1 × 1 -1, फिर प्लस k का कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, को फैक्टर 2 × 1 2, -3 × 1 3, यानी 2 -3। अब सबको ब्रेक कर दो तो क्या हो गया, -3 -1 -4i, -3 और माइनस बाहर है तो प्लस हो गया 3j, और यहां हो गया -3 + 2 यानी -1k। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ये आसान हो गया जब डिटरमिनेंट से यूज कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरे वाले मेथड में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में ये डिटरमिनेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे कंपोनेंट्स हमको काफी कम दिख रहा है, तो जब कंपोनेंट्स कम रहे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। इसमें बहुत सारा लॉजिक्स है जो कि अभी हम बार बार नहीं बताएंगे, वो जो ए आई जे के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वगैरह सब तुमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हम सीधे इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब a + b और बाहर में मान लो c + d है, तो c से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस d से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही काम करना है। तो अभी हमको k से इनको क्रॉस करना है, ठीक है। तो 2i क्रॉस k, इसको लिख सकते हैं 2i क्रॉस k, फिर j वाले को भी क्रॉस करेंगे प्लस j क्रॉस k। तो आसान है। अभी डिटरमिनेंट लिखोगे तो बहुत सारा जीरोस भी लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे लिए हो सकता है आसान है, तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो तुमको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे i क्रॉस k करें तो इसके लिए जो लॉजिक है वो है i j k, क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव मिलता है, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव मिलेगा, यही मतलब है। तो i क्रॉस k, i से k उल्टा चल रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा -j, यानी कि 2 × ये हो गया -j, प्लस j क्रॉस k, तो ये सीधे चल रहे हैं
तो j क्रॉस के क्या आएगा i, तो ये क्या आ गया i माइनस 2j, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे ये आ गया था। तो देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये तुमको बहुत जगह करने का जरूरत पड़ेगा, तुमको ये बता, इसलिए मैं इतना बता दिए कि कब डिटरमिनेंट मेथड यूज करोगे, कब डायरेक्ट मल्टीप्लाई में फॉलो अप करोगे, ये डिपेंड करेगा कि कितना कंपोनेंट दिया हुआ है। अगर खाली खाली कंपोनेंट्स है तो इसी पे जाओ, डिटरमिनेंट बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, और जनरली लोग इसी से भाग जाते हैं कि ये गड़बड़ हो जाता है और काफी टाइम लगता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन तुमको बता रहे हैं मेडिकल में जब भी रहा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ेगा तो ये ऐसा ही सिचुएशन में रहेगा, ऐसा ही प्लेटफॉर्म पे रहता है जनरली। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में तुमको डिटरमिनेंट पे जाना पड़ेगा, और ये बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। ये सेंस ध्यान रहना चाहिए, और इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आसान बनता है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट मोशन इन प्लेन पे आ जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लेन का डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उन पे सिंपल वेक्टर का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसका प्रोजेक्टाइल वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।